हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम सोइल कोलॉइड है के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सोइल कोलॉइड क्या होता है, सोइल कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल कोलॉइड में हम इनऑर्गेनिक कोलॉइड के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने जो भी पढ़ा है उनके वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ वीडियोज को देख सकते हो। बच्चों, ऑर्गेनिक कोलॉइड क्या होता है? तो बच्चों, सोइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं जिनमें अगर कोलॉइडल प्रॉपर्टीज मिल रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सोइल ऑर्गेनिक कोलॉइड। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बच्चों सोइल ऑर्गेनिक कोलॉइड का ह्यूमस होता है, यानी ह्यूमस एक सोइल ऑर्गेनिक कोलॉइड होता है। बच्चों, ह्यूमस क्या होता है कि सोइल में डेड एंड डिके प्लांट या एनिमल के डिकम्पोजिशन से जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमस। यानी सोइल के अंदर कोई भी डेड एंड डिके प्लांट या एनिमल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होने से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? ह्यूमस कहते हैं। तो बच्चों, ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक कोलॉइड। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक कोलॉइड होता है। ह्यूमस इज अ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर्ड नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सब्सटेंस विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों, जो ह्यूमस होता है वो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड होता है। बच्चों, सॉलिड में भी कैसा होता है? नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे हम अमोर्फस कहते हैं, वैसा होता है। नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस का मतलब बच्चों क्या होता है कि इसमें जो जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है वो पार्टिकल वेल अरेंज्ड नहीं होते, यानी वो इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। इस वजह से बच्चों इसको क्या कहा गया है? नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमोर्फस सब्सटेंस। जबकि बच्चों, हमने इनऑर्गेनिक कोलॉइड जैसे सिलिकेट क्ले में क्या पढ़ा था कि वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब बच्चों क्या होता है? उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल अरेंज्ड होते हैं या ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए उनको हमने क्या कहा था? क्रिस्टलाइन, है ना बच्चों। फिर हमने पढ़ा भी था केओलाइनाइट, मोंटमोलाइट, इलाइट में कि उनमें क्या होता है? क्रिस्टलाइन यूनिट्स होती है। जैसे उसमें सिलिका लेयर है वो टेट्राहेड्रल होती है, एल्यूमिना लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो बच्चों, उसमें डेफिनेट ज्योमेट्री किस वजह से होती है? उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से, जबकि इसमें पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। तो बच्चों, ह्यूमस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि सोइल में जो प्लांट या एनिमल जिनकी डेथ होने पर जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनता है बच्चों? ह्यूमस बनता है। तो जो प्लांट और एनिमल थे बच्चों, उनमें क्या मिलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जैसे उनमें एमिनो एसिड्स मिलते हैं, स्टार्च मिलता है बच्चों, उनमें ना कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन, फैट, है ना, लिग्निन वगैरह ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं। वही सब्सटेंस कहाँ मिलेंगे बच्चों? आपको ह्यूमस में। ह्यूमस भी किसका मिक्सचर होता है? एक तरीके से उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मिक्सचर होता है, यानी वो बायोमोलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं? ह्यूमस में चले जाते हैं बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ह्यूमस पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज सो इट हैज हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देन क्ले मिनरल। यानी बच्चों, जो ह्यूमस के पार्टिकल्स होते हैं उन पे भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है। किससे ज्यादा होती है बच्चों? इनकी क्ले मिनरल से। बच्चों, ह्यूमस पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमस क्या है? कोलॉइड है। तो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कौन सा चार्ज मिलता है? नेगेटिव चार्ज। तो ह्यूमस पे भी कौन सा चार्ज मिलता है? नेगेटिव चार्ज मिलता है बच्चों। अब नेगेटिव चार्ज मिलने से बच्चों इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई क्यों होती है? इसको हम आगे जाके देखेंगे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है। इसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमस डिपेंड्स ऑन पीएच। तो जो बच्चों ह्यूमस की जो नेचर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? पीएच पर। यानी बच्चों, ह्यूमस एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये उस ह्यूमस की पीएच पर। अगर वहाँ पीएच 7 से बिलो है तो बच्चों उस ह्यूमस की नेचर कैसी होगी? एसिडिक। अगर वहाँ की पीएच 7 से ज़्यादा है तो ह्यूमस की नेचर कैसी होगी? बेसिक या एल्कलाइन। तो बच्चों, ये ह्यूमस की नेचर किस पे डिपेंड करती है? पीएच पर। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोलोइडल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस इज सिमिलर टू द सिलिकेट क्ले। बच्चों, जो ह्यूमस का या ऑर्गेनिक कोलॉइड का जो कोलोइडल कंपोजिशन होता है उस सिलिकेट क्ले यानी जो कि इनऑर्गेनिक कोलॉइड का एक टाइप है उसके सिमिलर होता है। बच्चों, इसका मतलब यहाँ ये है कि जो कोलोइडल प्रॉपर्टीज जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउन एंड मूवमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, एडजॉर्प्शन, कोहेजन, एडिशन, जो भी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कोलॉइड में मिल रही थी वही सब प्रॉपर्टीज किस में मिलती हैं? ऑर्गेनिक कोलॉइड में। बच्चों, बट डिफरेंस क्या होता है
इनऑर्गेनिक कोलॉइड या सिलिकेट क्ले तो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, जबकि जो ऑर्गेनिक कोलॉइड या ह्यूमस ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है। इसके अलावा बच्चों सिलिकेट क्ले क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, जबकि ये कैसा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मिसेल ऑफ ह्यूमस हैज 2 आयनिक लेयर, इनर लेयर हैज नेगेटिव चार्ज व्हाइल आउटर लेयर हैज पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों जो ह्यूमस का मिसेल होता है उसमें 2 लेयर्स मिलती है, आउटर लेयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर लेयर पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको बच्चों हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, यानी ये आयनिक लेयर वगैरह पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता होगा, नेगेटिव चार्ज कैसे आता होगा। तो बच्चों अब हम मिसेल ऑफ ह्यूमस क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, इनको समझेंगे। तो बच्चों ह्यूमस को हम नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया, ह्यूमस के पार्टिकल्स बनाए। तो बच्चों जब भी ह्यूमस के पार्टिकल्स का जो ये मैंने एग्रीगेशन शो करा है, यानी ये उनका एक झुंड बनाया है बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिसेल ऑफ ह्यूमस। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, मिसेल ऑफ ह्यूमस। बच्चों मिसेल का मतलब ये होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल का जब भी एग्रीगेशन होता है तो उससे जो बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल। यानी ये चार्ज पार्टिकल्स हैं बच्चों और इनका हमने क्या बताया, ये एग्रीगेशन, यानी उनका जब भी झुंड बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। यानी किसी भी चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के एग्रीगेशन से क्या बनता है, मिसेल बनता है बच्चों। तो यानी ये ह्यूमस के चार्ज पार्टिकल्स है और उनका हमने क्या बनाया, ये एग्रीगेशन शो कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मिसेल ऑफ ह्यूमस। अगर बच्चों क्ले के पार्टिकल्स होते तो इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल ऑफ क्ले। तो आपको ये बच्चों ध्यान रखना है, मिसेल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा कि चार्ज पार्टिकल का अगर एग्रीगेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिसेल। तो बच्चों ह्यूमस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बच्चों किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। बच्चों नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैटायन। यानी बच्चों इस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैटायन कर रहे हैं, उसको अपनी सरफेस पे क्या करेगा, ये एडजॉर्ब करेगा, क्योंकि बच्चों कोलॉइड्स की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजॉर्प्शन। तो बच्चों ह्यूमस में क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ कितनी लेयर बन रही है, 2 लेयर्स। तो अभी हमने पढ़ा ह्यूमस ऑफ मिसेल हैव 2 आयोनिक लेयर्स। ठीक है बच्चों, इस लेयर्स को कहा जाता है बच्चों आयोनिक डबल लेयर। ये जो लेयर बनती है इसे हम क्या कहेंगे, आयोनिक डबल लेयर। तो बच्चों जो आयोनिक डबल लेयर बनी है इसमें जो आउटर या एक्सटर्नल लेयर है ये किस चार्ज की बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज की या कैटायन की। और जो इनर या इंटरनल लेयर है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा भी है मिसेल ऑफ ह्यूमस पे कितनी लेयर मिलती है आयंस की, 2 लेयर्स मिलती हैं और आउटर लेयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर लेयर पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों ये जो लेयर बनी है ये परमानेंट स्टेबल नहीं होती, यानी ये लेयर इसी तरीके से नहीं बनी रहती। बच्चों क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को सॉइल के अंदर कहीं अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, इसको बच्चों यहाँ से रिप्लेस कर सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। यानी बच्चों इस आयोनिक डबल लेयर, जिसे मैं ये से भी कह सकता हूँ कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो एडजॉर्ब्ड कैटायन है उन कैटायन को सोइल में से कोई भी अनदर कैटायन क्या कर दे, अगर एक्सचेंज कर सकता है बच्चों, तो इन कैटायन को हम क्या कहेंगे, एक्सचेंजेबल कैटायन। एक्सचेंजेबल कैटायन, एक्सचेंजेबल कैटायन क्या होंगे बच्चों कि जो कोलोइडल पे एडजॉर्ब्ड कैटायन है वो क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या कह रहे हैं, एक्सचेंजेबल कैटायन। तो बच्चों यहाँ जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, यहाँ पे एक्सचेंजेबल कैटायन एडजॉर्ब होंगे। तो बच्चों ये जो कोलोइडल पार्टिकल पे एडजॉर्ब्ड कैटायन है उनका अनदर कैटायन से डिस्प्लेस होना है क्या कहलाता है, कैटायन एक्सचेंज। बच्चों कैटायन एक्सचेंज क्या होता है कि एक कैटायन का अनदर कैटायन से डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, कैटायन एक्सचेंज। तो बच्चों कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है इसको भी हम यही समझेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि सभी क्या कहलाएंगे, एक्सचेंजेबल कैटायन कहलाएंगे। तो ये कैटायन जितने ज़्यादा होंगे तो ये अनदर कैटायन से एक्सचेंज भी उतने ज़्यादा होंगे। तो इन बच्चों इन एक्सचेंजेबल कैटायन का सम ऑफ क्या कहलाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बच्चों क्या होता है,
द सम ऑफ टोटल ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायन एडजॉर्ब्ड ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी बच्चों कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स का मतलब ह्यूमस भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं बच्चों। तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं इन पे एडजॉर्ब्ड जो एक्सचेंजेबल कैटायन है ये बच्चों, इनका सम ऑफ क्या कहलाएगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, इसको हम और अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ आता है वो है कि जो ह्यूमस के पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है। तो बच्चों ह्यूमस पे ये नेगेटिव चार्ज का सोर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप होता है। यानी बच्चों इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मान लो आपका, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम मिल रहा है इस पे कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो बच्चों ये OH होता है, इसमें से जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ से H हटाने के बाद इस पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। बच्चों जो फिनोल है, जैसे फिनोलिक, बहुत सारे फिनोलिक ग्रुप मिलते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इस पे भी कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज। ऐसे बच्चों तो ह्यूमस में या ऑर्गेनिक कोलोइड में जो नेगेटिव चार्ज का सोर्स बच्चों क्या क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप। इन्हीं की वजह से बच्चों ह्यूमस के पार्टिकल पे कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। बच्चों इस नेगेटिव चार्ज पे कौन एडजॉर्ब होगा, इस बच्चों इन नेगेटिव चार्ज पर कैटायन एडजॉर्ब होंगे। यानी यहाँ क्या क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, इसके अलावा बच्चों मैग्नीशियम हो सकता है। यानी ये क्या मिलेंगे बच्चों, इसकी सरफेस पे कौन एडजॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे कैटायन। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, ह्यूमस है या क्ले या कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पे मिलने वाले 2 कैटायंस के नाम बताओ। तो आप किसी भी कैटायन का नाम लिख सकते हो। तो बच्चों इसी डायग्राम को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस वजह से होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप में मिलने वाले ऑक्सीजन एटम की वजह से। और ये जो आउटर लेयर है जिस पर हमने क्या बनाया बेटा, पॉजिटिव चार्ज बनाए, ये डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज या कैटायन जो कि इसकी सरफेस पे आकर एडजॉर्ब हुए हैं, ये हमने इससे रिप्रेजेंट करा। तो बच्चों ये आयनिक डबल लेयर है, ये क्या है, पूरी आयनिक डबल लेयर। बच्चों फिर हमने क्या बात करी थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है बच्चों यहाँ पर, और ये कैसी होती है, परमानेंट लेयर नहीं होती, यानी स्टेबल नहीं होती। यानी बच्चों इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो एडजॉर्ब्ड कैटायन है उनको सोइल सॉल्यूशन में कोई अदर कैटायन अगर प्रेजेंट है तो वो इनको क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर सकता है। बच्चों यहाँ जो काम की चीज जो अपने को याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कब आया, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जब यहाँ से H+ आयन निकला तभी कौन सा चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बच्चों जो COOH था उसमें से H निकलने के बाद ही यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। यानी बच्चों ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनमें जो H मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, वो आयोनाइज होने के बाद यानी वो H+ आयन की फॉर्म में रिमूव होने के बाद यहाँ कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का एक मेथड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मेथड। ठीक है बच्चों, उसी की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन बच्चों ये प्रोसेस भी पीएच पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी ह्यूमस की पीएच क्या है, 7 से कम है, यानी वहाँ कैसी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है बच्चों, तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो यहाँ पे जो बच्चों ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जिस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये H+ आयन की फॉर्म में इजीली रिमूव नहीं होता, ये ध्यान रखना है बच्चों। यानी कोई अदर कैटायन भी आ जाए ना तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, यहाँ हाइड्रोजन ही मिलेगा बच्चों। लेकिन अगर मान लो pH 7 से ज़्यादा है या कंडीशन कैसी है, बेसिक है, तो इस यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में निकल सकता है और दूसरा कैटायन यहाँ पर आ सकता है। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाईली एसिडिक कंडीशन में ह्यूमस पे अगर मान लो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो टाइटली जुड़ा होता है बच्चों, और इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, उसको अदर कैटायन इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। जबकि pH 7 से ज़्यादा होने पर या बेसिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मिलने वाले H को इजीली क्या किया जा सकता है बच्चों, रिप्लेस किया जा सकता है। ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन हाईली एसिडिक सोइल H+ आयन आर टाइटली एडजॉर्ब्ड ऑन द ह्यूमस ड्यू टू दिस H+ आयंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली बाय अदर कैटायंस। तो बच्चों हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है कि एसिडिक सोइल में क्या होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और H+ आयन जो ह्यूमस के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन पर टाइटली एडजॉर्ब्ड होते हैं और अदर कैटायन से इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इन बेसिक नेचर सोयल H+ आयन प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज आयोनाइज। यानी बच्चों क्या होता है, बेसिक नेचर की सोयल जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो H+ आयन मिल रहा है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, वो H+ आयन आयोनाइज हो जाता है, यानी यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में निकल सकता है और दूसरा केटायन यहाँ पर आ सकता है। बच्चों ये आपको याद रखना है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन इनऑर्गेनिक कोलॉइड एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड। तो बच्चों हम इनऑर्गेनिक कोलॉइड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब बच्चों उनमें क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों पहले हमने जो कॉलम बनाया है इनऑर्गेनिक कोलॉइड का बनाया है, ये ऑर्गेनिक कोलॉइड का। तो बच्चों इनऑर्गेनिक कोलॉइड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कोलॉइड कैसे होते हैं बच्चों, नॉन क्रिस्टलाइन। हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा जब हमने बात करी थी बच्चों, तो इनऑर्गेनिक कोलॉइड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते थे बच्चों, सिलिकेट क्ले, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले। तो 2 हो गए बच्चों। थर्ड क्या था जो आपके सिलेबस में नहीं था, एलोफेन या एसोसिएट अमोर्फस क्ले। जबकि बच्चों ऑर्गेनिक कोलॉइड क्या होता है आपका, ह्यूमस। तो इट हैज सिलिकेट क्ले एंड आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी बच्चों इनऑर्गेनिक कोलॉइड में क्या क्या होता है, सिलिकेट क्ले होता है और आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जबकि ऑर्गेनिक कोलॉइड क्या होता है, ह्यूमस होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो बच्चों हम ये भी बात कर चुके हैं इनऑर्गेनिक कोलॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन एंड ऑक्सीजन से। जबकि ऑर्गेनिक कोलॉइड किससे मिलकर बना होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इट्स स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी बच्चों इसमें क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है इसका स्ट्रक्चर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनऑर्गेनिक कोलॉइड में, दीज आर मिनरल सब्सटेंस। यानी इनऑर्गेनिक कोलॉइड क्या होते हैं, मिनरल सब्सटेंस होते हैं। यानी इनका जो सोर्स या ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है, मिनरल्स से। ठीक है बच्चों, जबकि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी बच्चों जो ऑर्गेनिक कोलॉइड है वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यानी ये हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। यानी सीधा सीधा मैं क्या बोलूं बच्चों, प्लांट या एनिमल से इनका ओरिजिन होता है। ऑर्गेनिक कोलॉइड का ओरिजिन कहां से होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी प्लांट या एनिमल से। जबकि इनऑर्गेनिक कोलॉइड क्या है, मिनरल सब्सटेंस, यानी इनका ओरिजिन कहां से होता है बच्चों, मिनरल से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कोलॉइड में इट हैज लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी बच्चों इनऑर्गेनिक कोलॉइड की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, लो होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, लो होती है। किसके कंपेयर में, ऑर्गेनिक कोलॉइड के कंपेयर में। इट हैज हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी ऑर्गेनिक कोलॉइड की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, हाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कोलॉइड में इट्स कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज 3 सेंटीमोल पर किलोग्राम टू 100 या 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम। यानी बच्चों जो इनऑर्गेनिक कोलॉइड होते हैं उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 3 सेंटीमोल पर किलोग्राम से लेकर 100 यानी 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक होती है बच्चों। तो बच्चों ये क्या है, एक रेंज बता रखी है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इनऑर्गेनिक कोलॉइड भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उसमें फिर केओलाइनाइट, मोन्टमोलाइट, इलाइट, स्मेक्टाइट, वर्मिकुलाइट, इस टाइप के बहुत सारे सिलिकेट क्लेस के टाइप्स आते हैं बच्चों। तो उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहाँ से होती है, 3 से लेकर 100 तक। तो बच्चों हमने देखा भी है जब हमने इससे पहले केओलाइनाइट, मोन्टमोलाइट एंड इलाइट का कंपेरिजन करा था, तो बच्चों वहाँ हमने केओलाइनाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मोन्टमोलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड इलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वैल्यू भी लिखी थी। तो बच्चों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनऑर्गेनिक कोलॉइड की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 3 सेंटीमोल पर किलोग्राम से लेकर 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम। जबकि बच्चों ऑर्गेनिक कोलॉइड की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 150 सेंटीमोल पर किलोग्राम से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम तक होती है। यानी ऑर्गेनिक कोलॉइड की बच्चों कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 150 से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। यानी बच्चों इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से बच्चों सोइल की फर्टिलिटी को इंडिकेट किया जाता है। यानी जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी सोइल फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तभी तो बच्चों सोइल में ह्यूमस या ऑर्गेनिक कोलॉइड ज़्यादा होने पर सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इनऑर्गेनिक कोलॉइड में सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जबकि ऑर्गेनिक कोलॉइड में हम पढ़ चुके हैं सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप।
तो बच्चों इनऑर्गेनिक कोलोइड में नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मिलने वाले ऑक्सीजन एटम की वजह से होता है, जबकि ऑर्गेनिक कोलोइड में नेगेटिव चार्ज का सोर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप में मिलने वाले ऑक्सीजन एटम की वजह से होता है। तो बच्चों ये हम इनऑर्गेनिक कोलोइड एंड ऑर्गेनिक कोलोइड के बीच में डिफरेंसेस देख चुके हैं। बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कोलोइड, यानी ऑर्गेनिक कोलोइड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ह्यूमस हैज मेन रोल इन सोइल प्रॉपर्टीज एंड सोइल फर्टिलिटी, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी बच्चों जो ह्यूमस का मेन रोल होता है वो सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने में होता है। इसको हम डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पर समझ सकते हैं। जो हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट है वो है सोइल स्ट्रक्चर। Humus helps in binding soil particles with each other, therefore soil structure improves। तो बच्चों ह्यूमस क्या करता है, सोइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। बच्चों सोइल के स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सोइल स्ट्रक्चर, यानी सोइल के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उससे ही सोइल का स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चों ह्यूमस क्या करता है, इन सोइल के पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, जिससे सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो हम ये भी देख चुके हैं बच्चों, ह्यूमस की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 150 सेंटीमोल पर किलोग्राम से 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। यानी बच्चों अगर हम सोइल में ह्यूमस ऐड करेंगे तो उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी किसी सोइल में जहां ह्यूमस का अमाउंट ज्यादा है तो वहां कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट जो बच्चों आपको याद रखना है, किसी भी सोइल की फर्टिलिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं या किससे मेजर करते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से। तो बच्चों क्या होगा, ह्यूमस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैटायंस एंड इट प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ कैटायंस। यानी बच्चों हमने देखा था ह्यूमस पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होंगे, तो वहाँ कैटायन भी ज्यादा एडजॉर्ब होंगे। अगर कैटायन ज्यादा एडजॉर्ब होंगे तो उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये ह्यूमस क्या करता है, सोइल में बच्चों कैटायन को लीच होने से भी रोकता है, यानी एक तरह से स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है सोइल टेम्परेचर। ह्यूमस इज ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर, सो इट एब्जॉर्ब द हीट ऑफ सन इजीली विच इंक्रीज द सोइल टेम्परेचर। तो बच्चों ह्यूमस क्या होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो बच्चों ये क्या कर, और हम ये भी जानते हैं कि जो ब्लैक कलर का या डार्क सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, सनलाइट को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों ह्यूमस क्या है, सनलाइट को इजीली एब्जॉर्ब करेगा, तो ये सोइल के टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अब बच्चों डिफरेंट प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की क्या होती है, नीड होती है बच्चों। तो उस विंटर्स वगैरह में क्या होता है बच्चों, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब कम होता है तो थोड़ी बहुत जो भी सनलाइट गिरती है तो ह्यूमस क्या करता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Humus increases the water holding capacity of soil, therefore water is easily available for plant। यानी बच्चों ह्यूमस की वजह से सोइल की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि जो सोइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर कितना ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो बच्चों सोइल की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वहाँ जो प्लांट लगे हैं उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों इस वाटर का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर क्या करता है, जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको सोल्यूबल करेगा, और सोल्यूबल होने के बाद प्लांट उसको क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। बच्चों हम ये भी जानते हैं प्लांट के अंदर वस्कुलर बंडल मिलते हैं, वो वस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम वस्कुलर बंडल है बच्चों क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड प्लांट में कहाँ बनता है बच्चों, लीफ में बनता है। लीफ में जो प्लांट का फूड बन रहा है उसको ये फ्लोएम क्या करेगा बच्चों, प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देगा। जो दूसरा वस्कुलर बंडल जाइलम होता है बच्चों, वो क्या करता है, प्लांट के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है और प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। और ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, ये सोइल में वाटर में सोल्यूबल होने के बाद ही प्लांट अपनी रूट के थ्रू लेता है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। बच्चों प्लास्टिसिटी क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। कोहेजन क्या होता है बच्चों, सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोहेजन। तो ह्यूमस को अगर बच्चों किसी भी सोइल में ऐड करेंगे तो उससे उसकी प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी बच्चों किसी भी सोइल में अगर मान लो जो पार्टिकल्स क्या थे, सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो जाएगा, ह्यूमस की वजह से कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा उस सोइल की प्लास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है।
इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बफरिंग कैपेसिटी। ड्यू टू ह्यूमस सोयल हैज हाई बफरिंग कैपेसिटी। बच्चों ह्यूमस की वजह से सोयल की क्या होती है, हाई बफरिंग कैपेसिटी होती है। यानी अगर किसी भी सोयल में ह्यूमस ज़्यादा है तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमस कम है तो बफरिंग से कैपेसिटी भी कम होगी। बच्चों बफरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया है और इसमें थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया है, मान लो बच्चों, ठीक है। इसमें हमने क्या फिल करा है, वाटर। इस वाटर की पीएच कितनी है बच्चों, 7। जो वाटर लिया हमने डिस्टिल वाटर लिया है यानी न्यूट्रल वाटर लिया है, इसकी पीएच कितनी है, 7। यानी इसमें कोई आयंस वगैरह प्रेजेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसकी पीएच कितनी है बच्चों, 7 है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे ही मैंने इसमें क्या करा, स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करा, तो बच्चों ये जो वाटर है इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी और इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। अगर बच्चों मान लो इसमें मैं क्या ऐड करूं, बेस ऐड करूं, तो बेस ऐड करते बच्चों वाटर कैसा हो जाएगा, बेसिक या एल्कलाइन हो जाएगा और इसकी पीएच किससे ज़्यादा हो जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी बच्चों इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ये एसिड या बेस के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहे। यानी फटाफट जैसे एसिड और बेस मिलाते हैं तो इस वाटर की पीएच में सडन चेंज आ जाता है। बच्चों या बफरिंग कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन की पीएच वैसी की वैसी बनी रहती है। यानी उसकी सॉल्यूशन की पीएच में सडन चेंज नहीं आता, यानी उसके लिए पीएच चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलता है और इसी को हम क्या कहते हैं, बफरिंग कैपेसिटी। तो बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, द टेंडेंसी टू रेजिस्टेंस इन चेंज इन पीएच वैल्यू। यानी जो पीएच वैल्यू होती है उसमें जो चेंज आता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस की टेंडेंसी मिलती है उसी को क्या कहते हैं, बफरिंग कैपेसिटी। तो बच्चों ये ह्यूमस में बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी एंड लो बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो इसकी जगह कोई और सब्सटेंस था जिसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ स्मॉल अमाउंट में, तो उसके अगर पीएच में चेंज नहीं आ रहा तो अपन क्या बोलेंगे, उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब मान लो एसिड और बेस और ज़्यादा मिलाता है क्या, मान लो फिर भी अगर पीएच में चेंज नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा। यानी बच्चों जितने ज़्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी अगर पीएच में चेंज नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, इसकी बफरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है। और मान लो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाने पर क्या आ जाए, पीएच में चेंज आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है बच्चों। तो ह्यूमस की बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, हाई होती है। यानी अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस वगैरह ऐड करोगे सोयल में तो उसकी पीएच वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस टू द सोयल द पीएच वैल्यू ऑफ सोयल डज नॉट चेंज। तो बच्चों सोयल की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस सब्सटेंस ऐड करोगे। तो बच्चों इसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सोयल में क्या होता है, सोयल हम जानते हैं नेचुरल एंड डायनेमिक सिस्टम होता है, उसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिला रहे हो तो वो एसिडिक या बेसिक नहीं होती। हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस कैसे ऐड करते हैं बच्चों, जो हम सोयल को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं बच्चों, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। अगर मान लो उनके थोड़े से अमाउंट में यूज करने से ही सोयल एसिडिक या बेसिक हो जाए तो बच्चों प्लांट के ऊपर या प्लांट की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट बेसिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो बच्चों डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जिस टाइप की सोइल मिल रही है स्पेसिफिक एरिया में बच्चों, अगर वो सोइल की पीएच अगर चेंज हो जाएगी तो वहाँ पे मिलने वाले प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत होगी। तो बच्चों वो सोइल क्या करती है, वही पीएच बना के रखती है। तो ये किस वजह से वो होता है, क्योंकि उस सोइल में क्या मिलता होगा, ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो बच्चों खुद हमें ये भी याद रखना है, जिस भी सोइल में ह्यूमस ज़्यादा होगा तो वहाँ बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी बच्चों जो सोइल में अगर ह्यूमस मिलेगा तो ह्यूमस की वजह से वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ह्यूमस इज द स्टोरेज हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेंस प्लांट गेट दीज न्यूट्रिएंट्स इजीली। तो बच्चों ह्यूमस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से उसने ज़्यादा केटाइन को एब्जॉर्ब करा था और वो केटाइन सभी किसकी तरह एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल की तरह। वो सब वहाँ जुड़े रहेंगे तो सोइल को मिलते रहेंगे। बाद में वहाँ जो प्लांट लगा हुआ है वो न्यूट्रिएंट्स उनको क्या करेगा, ईजिली ले लेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कोलोइड। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन क्ले
पार्टिकल्स, यानी बच्चों जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उस पर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों हम जानते हैं क्ले पर या इनऑर्गेनिक कोलॉइड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज दो मेथड से डेवलप होता है। फर्स्ट मेथड क्या होता है, एक्सपोज्ड क्रिस्टल एज मेथड, जिसे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मेथड भी कहते हैं बच्चों। और जो दूसरा मेथड होता है उसे हम कहते हैं आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों हम सबसे पहले एक्सपोज्ड क्रिस्टल एज मेथड, जिसे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मेथड कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस मेथड को पहले एक बार समझ लेते हैं ये होता क्या है। बच्चों हम जानते हैं कि क्ले में क्या होता है, एक एल्यूमिना लेयर होती है और एक सिलिका लेयर होती है। बच्चों जो एल्यूमिना लेयर होती है वो एल्यूमिना यानी Al2O3 के बहुत सारे क्रिस्टल से मिलके बनी होती है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से जो सिलिका होता है यानी SiO2 जो होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, उसके बहुत सारे क्रिस्टल से मिलके सिलिका लेयर बनी होती है। यानी बच्चों ऐसे एल्यूमिना लेयर में एल्यूमिना के बहुत सारे क्रिस्टल मिलेंगे और सिलिका लेयर में सिलिका के बहुत सारे क्रिस्टल मिलेंगे। अब बच्चों जब एल्यूमिना के क्रिस्टल की और सिलिका के क्रिस्टल की जब हम बात करेंगे तो जो एल्यूमिना का जो एक क्रिस्टल होता है उसमें एल्यूमिनियम के चारों ओर बच्चों ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। वो किस शेप में होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल की शेप में। इसी तरीके से जो सिलिका का एक क्रिस्टल अगर हम देखेंगे तो बच्चों उसमें एक सिलिकॉन होता है और उसके चारों ओर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है बच्चों। यानी बच्चों एल्यूमिना एंड सिलिका में क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन अपने कॉर्नर्स पर या साइड्स पर ऑक्सीजन से या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं और इनका चार्ज अगर बैलेंस है बच्चों तो इन पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा, यानी ये न्यूट्रल होगा। लेकिन बच्चों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से वो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसकी तरह एक्ट करते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज स्पेस की तरह, है ना। और इसी तरीके से उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस एल्यूमिना और सिलिका लेयर पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों द एज या साइड्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना लेयर हैव अनबैलेंस्ड वैलेंसी, यानी बच्चों जो सिलिका और एल्यूमिना लेयर जिसके हमने अभी बात करी है उसके साइड्स या एजेस वगैरह पे बच्चों क्या होता है, अनबैलेंस्ड वैलेंसी होती है। यानी जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उनके बीच में जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है बच्चों, वो अनसेटिस्फाई या अनबैलेंस्ड होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड विद आउटर सरफेस ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो बच्चों जो एल्यूमिना है उसके एल्यूमिनियम में, जो सिलिका क्रिस्टल है उसके सिलिकॉन से चारों ओर बच्चों कौन जुड़ा होता है, आउटर सरफेस पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्यूमिना बच्चों किस शेप में मिलता है, ऑक्टाहेड्रल की शेप में। और जो सिलिकॉन जो सिलिका होता है बच्चों ये किस शेप में होता है, टेट्राहेड्रल की शेप में। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है बच्चों, तो ये जो ग्रुप है, कौन से ग्रुप बच्चों, जो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम या सिलिकॉन से, ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पेस की तरह। यानी बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज स्पेस की तरह कैसे वर्क करेंगे, ये एल्यूमिनियम से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिलिकॉन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर मैं यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में रिलीज कर दूं तो बच्चों इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों एट हायर pH या बेसिक कंडीशन hydrogen is ionized from hydroxyl group and leaves negative charge on the oxygen. This charge is depend on pH. यानी बच्चों क्या होगा, जब भी pH 7 से ज़्यादा हो या बेसिक कंडीशन हो तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी H+ आयन की फॉर्म में निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बचेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये प्रोसेस या ये चार्ज किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो चार्ज आया ये pH पर डिपेंड करता है। और बच्चों हमने देखा भी था कि एसिडिक pH होती है तो ये H+ आयन यहाँ से इजीली रिप्लेस नहीं होता, बेसिक कंडीशन में क्या होता है इजीली रिप्लेस हो जाता है। तो ये यहाँ से H आ जाए, O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों बेसिक कंडीशन में क्या होता है, सोइल के अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो बच्चों सिलिका लेयर है इसमें जो सिलिकॉन OH से जुड़ा हुआ है, इस OH से क्या होगा बच्चों, H आयोनाइज होगा, यानी H+ आयन की फॉर्म में निकल जाएगा और किससे जुड़ जाएगा, OH- से, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2O का। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों एल्यूमिना लेयर के कॉर्नर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो H है वो बेसिक कंडीशन यानी OH- आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर कहाँ चला जाएगा, H यहाँ से आयोनाइज होकर इसके साथ और H2O का फॉर्मेशन कर लेगा और इस एल्यूमिना लेयर पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो इसी वजह से इसको बच्चों क्या कहा गया है, एक्सपोज क्रिस्टल एज मेथड। और ये हाइड्रोजन है ये आयोनाइज होता है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है बच्चों, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मेथड भी कहा गया है।
तो बच्चों क्ले पार्टिकल्स पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो दूसरा मेथड कौन सा है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। इस आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी क्ले पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बच्चों आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में से 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है जिसको हम केटाइन कह रहे हैं, ऐसे ही दूसरा पॉजिटिव चार्ज आयन या अनदर केटाइन है। तो बच्चों इन दोनों की साइज कैसी है, सिमिलर है मान लो, ठीक है। तो ये केटाइन क्या करे, इस केटाइन को यहाँ से क्या कर दे बच्चों, डिस्प्लेस कर दे, और जैसे ही इस केटाइन ने इस केटाइन को डिस्प्लेस करा तो इस केटाइन पे बच्चों क्या चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, यानी बच्चों द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज आयन और केटाइन बाय अनदर पॉजिटिव चार्ज आयन और केटाइन हैविंग सिमिलर साइज इन सोइल कोलोइड इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। यानी बच्चों एक केटाइन का अनदर केटाइन से सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनकी साइज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर साइज होनी चाहिए। सिमिलर का मतलब बच्चों यहाँ क्या है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। वैसे भी बच्चों आइसोमॉर्फस कितने वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड से, आइसो प्लस मॉर्फ। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, यानी सेम फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ Si+4 आयन ऑफ क्ले बाय Al+3 आयन, यानी बच्चों जो सिलिकॉन आयन है उसको कौन आपका सब्स्टिट्यूट कर दे, एल्यूमिनियम आयन। जैसे हम समझ सकते हैं बच्चों, जो सिलिका लेयर होती है, सिलिका लेयर में कौन मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा बच्चों, और सिलिकॉन पे कितना चार्ज होता है, +4। सिलिका लेयर, जो सिलिका लेयर होती है उसमें बच्चों जो सिलिका मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, यानी एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है, 2 से, ठीक है बच्चों। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो दूसरा ऑक्सीजन उस पर भी कितना चार्ज है बच्चों, -2। तो ये दोनों ऑक्सीजन का टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, -4, और एल्यूमिनियम पे टोटल चार्ज कितना है, +4। तो बच्चों जो लेयर है इस पे चार्ज कितना होगा, -4 + 4 कितना होगा बच्चों, 0, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कैसी होगी लेयर, न्यूट्रल होगी, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे मैं क्या करूं बच्चों, ये जो सिलिकॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और केटाइन है बच्चों, इसको क्या करें, इसी की साइज जैसा कोई अनदर केटाइन क्या कर दें, यहाँ से रिप्लेस कर दे बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से इसको क्या कहा है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। यानी बच्चों जैसे ही मैं क्या करूं, इस सिलिकॉन को एल्यूमिनियम आयन से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो एल्यूमिनियम पे बच्चों चार्ज क्या होता है, +3, यानी एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, +3। तो बच्चों चार्ज तो पॉजिटिव है इस पे भी, और इस सिलिकॉन पे भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, और इनकी साइज भी कैसी होती होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होती होगी बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही सिलिकॉन को हमने एल्यूमिनियम से रिप्लेस करा बच्चों, तो ऐसा कुछ बन जाएगा इस लेयर में। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बच्चों, -2 इस पे, -2 इस पे, यानी -4, और एल्यूमिनियम पे कितना है, +3। तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों इस लेयर पर, -1, यानी इस लेयर पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों। इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी मेथड को क्या कहा है बच्चों, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ Al+3 आयन ऑफ क्ले बाय Mg+2 आयन। यानी बच्चों जो क्ले में एल्यूमिना लेयर होती है, यानी एल्यूमिना लेयर में जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता होगा, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर दे या सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों, मैग्नीशियम से या फिर आयरन से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो एल्यूमिना लेयर होगी उसमें एल्यूमिनियम मिलेगा बच्चों, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, और इससे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, तो एल्यूमिनियम का चार्ज तो कितना है, +3, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है यहाँ पे, -2, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चार्ज कितना है, -1। तो बच्चों इस लेयर पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, यानी ये कैसी होती है, न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। यानी एल्यूमिना लेयर कैसी है, न्यूट्रल, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो लेकिन बच्चों जैसे मैं क्या करूं, इस एल्यूमिनियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको क्या करूं मैं, किसी अनदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिसकी साइज इसके बराबर हो, उससे क्या कर दूं, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं या रिप्लेस कर दूं, तो इस लेयर पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। इसलिए इसी को क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर मैं इसको आयरन Fe+2 से या Mg+2 से, तो हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में किससे रिप्लेस कर रहे हैं, Mg+2 से। जैसे हमने इसको Mg+2 से रिप्लेस करा बच्चों, तो यार टोटल चार्ज कितना होगा, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बच्चों, -2,
इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे चार्ज कितना है -1 और इस मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है +2। तो बच्चों यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा -1, यानी इस जो एल्यूमिना लेयर है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और किस मेथड से आया बच्चों, ये आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन से, यानी किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या केटायन को अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या केटायन से सब्स्टिट्यूट करने पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाए बच्चों सोइल कोलोइड पे, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी बच्चों क्ले पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।